एटम, आपको पता है एटम जो होता है, सबसे पहले एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? आंसर जिनको आप बोलते हैं। दुनिया में जितने भी मटेरियल है वो सारे एलिमेंट हैं। और जो एक एलिमेंट है वो एक जैसे एटमों से मिलके बनता है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, निकल है, जिंक है, सोडियम है। ये सारे एलिमेंट हैं। और ये सारे एलिमेंट, अगर कॉपर है तो सारा कॉपर के एटम से मिलके बनता है एलिमेंट। तो जो एटम है बेसिकली एलिमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक मींस उसकी बेसिक इकाई है, बुनियादी इकाई है। ऐसे इकाई है कि जैसे आप घरों में आपके आप घर बनाते हो तो आप ईंटों को ऐसे जोड़ जोड़ के घर बनाते हो ना। तो वो ईंट एक बुनियादी इकाई है घर में, यानी एक बेसिक इकाई है कंस्ट्रक्शन की, उस स्ट्रक्चर की। इसी तरह जो एटम होता है ना, वो उस पूरे आंसर की एक बुनियादी इकाई होती है। जिस तरह घर की खूबियां, अगर घर की कोई भी दीवार तोड़ेंगे तो उसमें से ईंटें ही निकलेंगी ना। तो वो ईंटें एक जैसी होंगी, उनका मटेरियल एक जैसा होएगा। इसी तरह एलिमेंट को कहीं से भी तोड़ेंगे तो उसमें से एटम ही निकलेंगे, और एटम सारे सेम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एटम जो होता है उसकी एग्जैक्टली सारी वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो आंसर की होती हैं, एलिमेंट की। और इस तरह एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज वही होती हैं जो एटम की होती हैं। अब एलिमेंट जो है अब तक जो डिस्कवर हो चुके हैं वो बच्चों 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट्स को आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में। लोग 118 एलिमेंट्स को लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर सेट करते हैं। ठीक है। और आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, नाइल बोहर था, उसने ये पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था। तो ये सारों ने जाना नहीं, मुझे यानी मिलना है लंच के बाद है। हाँ। ओके। तो बच्चों इनका पीरियोडिक टेबल किस तरह का होता है, उसमें नाइल बोहर ने सबसे पहले जो है एटम का एक स्ट्रक्चर पेश किया। उसकी बेस पे फिर वो एलिमेंट की क्लासिफिकेशन हुई और फिर एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर सेट किया गया। नाइल बोहर ने यानी कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है किसी भी एलिमेंट का छोटा छोटा पार्टिकल है, किसी भी एलिमेंट का। और उसकी वही खूबियां होती है जो एलिमेंट की खूबियां होती है। जैसे मैंने बताया, ईंट की वही खूबियां होंगी जो पूरे घर के मटेरियल की होंगी, सारी दीवारों की। इस तरह एटम की वही खूबियां हैं जो उसके एलिमेंट की हैं। तो मैंने अर्ज की 118 एलिमेंट्स आज तक डिस्कवर हो चुके हैं। जो एटम होता है उसके दरमियान में न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। उनका खास पीरियोडिक ऑर्बिट होता है हर इलेक्ट्रॉन का। उस ऑर्बिट के में वो घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जो ऑर्बिट एक दूसरे के करीब करीब होते हैं वो मिलके एक एक शेल बनाते हैं। इसी तरह दूसरे जो ऑर्बिट्स हैं जो आपस में करीब करीब होंगे वो दूसरा शेल बनाएंगे। इस तरह बाकी जो ऑर्बिट्स हैं जो एक दूसरे करीब करीब होंगे तीसरा शेल बनाएंगे। और इस तरह यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं खास ऑर्बिट के अंदर। जो ऑर्बिट एक दूसरे के करीब, ज्यादा करीब करीब पाए जाते हैं वो मिलके एक शेल बनाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। ओके। उसके बाद ये देखें, ये कुछ एग्जांपल्स बच्चों में आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप देखें, ये आपके पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर आप देखें ये प्रोटॉन है ब्लू ब्लू कलर के, और इनके पीछे डार्क डार्क कलर के न्यूट्रॉन्स हैं बैक साइड पे, डार्क कलर के। ओके। और ये इसके गिर्द क्या है? ये इसके गिर्द ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिट्स यानी एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में, चौथा अपने ऑर्बिट में, पांचवा अपने ऑर्बिट में, छठा अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। ये जो करीब करीब ऑर्बिट होते हैं ये मिलके एक शेल बनाते हैं। इसका मतलब है ये जो एक शेल इधर बना है उसमें कितने ऑर्बिट्स हैं? दो। एक और दो, दो। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? दो।
उसके बाद बच्चों जो दूसरा शेल होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 4 ऑर्बिट है उसके अंदर। उसके अंदर कितने ऑर्बिट्स हैं, 4 ऑर्बिट्स, 1 2 3 4। तो ये 4 ऑर्बिट मिलके एक शेल बनाते हैं। ओके, आप आ जाते हैं जो बच्चों न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, उनको कहते हैं एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अबाउट द न्यूक्लियस, उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। यानी हमेशा किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं प्लस न्यूट्रॉन्स, उन दोनों को सम कर ले तो वो मैस, एटॉमिक मैस उसको बोलते हैं। उसको अब दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अबाउट द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उनको अगर न्यूट्रॉन्स के साथ में ऐड कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं मैस नंबर, तो वो आपके पास एक मैस नंबर आ जाता है। यानी ये देखें, जैसे हाइड्रोजन है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन भी एक होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होएगा, यानी एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हीलियम है, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 2 होएगा, या उसके गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होएगा, 2 होएगा। ओके, इस तरह बच्चों इलेक्ट्रॉन्स एंड शेल्स, ये मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में यूं घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में यूं घूम रहा है, ये जो करीब करीब ऑर्बिट होते हैं, एक दूसरे के करीब करीब ऑर्बिट होते हैं, ये मिलके एक शेल बनाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो इतना एरिया, ये और ये एरिया एक शेल कहलाता है। यानी यूं मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, ये दरमियान में न्यूक्लियस है बच्चों, ये न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, एक 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 इधर घूम रहा है, ये ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स। ये जो करीब करीब ऑर्बिट्स होते हैं ये सारे इकट्ठे होके एक शेल बनाते हैं, और ये शेल की मोटाई है, ये शेल की मोटाई, इसके अंदर ऑर्बिट्स हैं, यानी ये वाले ऑर्बिट्स हैं, ये ऑर्बिट्स हैं, ये ऑर्बिट्स हैं। ये जो करीब करीब ऑर्बिट्स होते हैं वो जब इकट्ठे होते हैं तो एक शेल बनता है, ये एक शेल बनता है। यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द शेल। ऑर्बिट्स, मुख्तलिफ ऑर्बिट्स जो करीब करीब जिनकी एनर्जी होती है सेम नहीं लेकिन करीब करीब, तो वो आपस में मिलके एक क्या बनाते हैं, ऑर्बिट। जो न्यूक्लियस के करीब ऑर्बिट होते हैं, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है ना, जो न्यूक्लियस के करीब ऑर्बिट होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्गली बॉन्ड होते हैं, यानी उनको न्यूक्लियस से अलहदा करना, तोड़ना मुश्किल होता है। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग न्यूक्लियस के साथ वीक होती जाती है, इसलिए इनको तोड़ना आसान होता है। अब बच्चों जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद होता है कंप्लीटली फील्ड शेल, फिर उसके बाद कंप्लीटली फील्ड शेल, और उसके बाद हर न्यूक्लियस के बाहर एक ऐसा शेल होता है, आखिरी शेल, या उसके अंदर 1 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रहते हैं, या वो हाफ फील्ड होता है, या वो कंप्लीटली फील्ड होता है। अगर उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फील्ड हो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फील्ड हो, तो वो जो मटेरियल होएगा, उस जिस एटम से वो बना है मटेरियल, वो मटेरियल इंसुलेटर होएगा। अगर जो ऑर्बिट है वो पार्शली फील्ड है, पार्शली फील्ड मीन आधा भरा है आधा खाली है, तो वो ना कंडक्टर है ना सेमी कंडक्टर है, और ना कंडक्टर है ना इंसुलेटर, तो उसको हम नाम देते हैं सेमी कंडक्टर। और अगर बच्चों आपका जो मटेरियल है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कोई एक आध इलेक्ट्रॉन हो, तो वो उसको बोलते हैं
कंडक्टर। तो ये क्लासिफिकेशन है मटेरियल की, एटम की जो शेल होते हैं उनकी फीलिंग के लिहाज से। तो हम यूं कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड शेल्स। ओके, हर इलेक्ट्रॉन, आपको मैंने अर्ज की, एक ऑर्बिट के अंदर घूम रहा होता है, उस ऑर्बिट को बोलते हैं एनर्जी लेवल। अगर वो न्यूक्लियस के करीब है तो उसका एनर्जी लेवल जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको मतलब एनर्जी दे दूं तो वो क्या हो गया, बॉन्ड तोड़ के ऊपर चला जाएगा, अगले ऑर्बिट में चला जाएगा। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाते जाते हैं, न्यूक्लियस से दूर, तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो कंट्रोल है वो कम होता जाता है, दूर जाते जाएंगे कंट्रोल कम होता जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती जाती है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कमजोर होती जाती है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाती है। इसीलिए जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो वो आजाद होना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा, न्यूक्लियस उनको कंट्रोल नहीं कर पाता। ओके, ये बच्चों पीरियोडिक टेबल है जो अभी तक हमने 118 एलिमेंट डिस्कवर किए हैं। ये उनका पीरियोडिक टेबल, उनके अरेंजमेंट है। सबसे टॉप पे ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से सेट की होती है। सब कुछ से टॉप पे हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, फिर लिथियम है, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, और इस तरह, यानी ये पीरियोडिक टेबल एक सेट हुआ है। ओके, अब ये देखें, अब बच्चों ये जो शेल है, शेल, ये शेल का कंसेप्ट है। दरमियान में न्यूक्लियस है। ये जो ये जो शेल है ये बेसिकली सिलिकॉन का है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14। तो ये सिलिकॉन का बेसिकली शो कर रहा है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। तो दरमियान में न्यूक्लियस, उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन जो है, दो ऑर्बिट, दो इलेक्ट्रॉन को मतलब दो ऑर्बिट, वो मिलके पहला शेल बनाते हैं, शेल। उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलके, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन मिलके अगला शेल बनाएंगे, अगला शेल। उसके बाद पीछे कितने रह गए? 2 और 8 10, पीछे कितने रह गए? 4, क्योंकि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। जो 4 है वो मिलके अगला ऑर्बिट बनाएंगे यहाँ, यानी यू। ये पहला इधर बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना। ओके, अब आपको कैसे पता चलेगा पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे ऑर्बिट में कितने आते हैं और तीसरे में कितने आते हैं? उसका फार्मूला ये है 2n2। n शेल है, n शेल है। ओके, अगर पहला शेल है तो n 1 होएगा, तो 1 पावर 2, 1 मल्टीप्लाई 2, तो 2 ही आ गया। तो ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर दूसरा शेल है तो यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा? 2। तो ये 2 पावर 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, तो ये देखें इसमें 8 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, उसके बाद अगले ऑर्बिट में कितने आने चाहिए? क्योंकि तीसरा ऑर्बिट है 3 रेज टू 9 मल्टीप्लाई 2 18, लेकिन सिलिकॉन के तो टोटल होते ही 14 है, पीछे बचे ही 4, 18 कहां से लेके आए? तो आखिरी में फिर 4 आ जाएंगे। अब देखें, इससे पिछला जो शेल है वो कंप्लीटली फील्ड है, ये पार्शली फील्ड है। क्यों? इसको मुकम्मल करने के लिए और इलेक्ट्रॉन चाहिए, पूरे नहीं है इसमें। अब आपने देखना इससे पिछले वाले में 8 है, तो इसका मतलब अगर हम इसमें 8 कर दें, 8, तो ये कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा, तो इंसुलेटर बन जाएगा। और अगर मैं इसमें से ये चारों बाहर निकाल दूं, एनर्जी दे के इनको आजाद कर दूं, तो आजाद इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तो करंट में इस्तेमाल होता है, तो ये कंडक्टर बन जाएगा। इसका मतलब है सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर। अगर मैं उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो इंसुलेटर बनता जाता है, अगर मैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर देता हूं तो वो क्या बनना शुरू कर देता है? कंडक्टर बनना शुरू कर देता है। अगर कुछ ना करूं तो वो सेमीकंडक्टर है, उसका कोई करैक्टर नहीं, यानी मर्द और दरमियान में जो होते हैं ना, जिसको आप खुसरा कह सकते, तो ये दरमियान की एक यानी स्टेट है,
जिसमें यानी ना ये मेल है ना फीमेल है, ये दरमियान का करेक्टर है। ओके, यानी दूसरे लफ्जों में ये दोनों साइड पे ये शुमार हो सकता है। अगर एनर्जी देंगे तो कंडक्टर बन जाएगा, अगर एनर्जी निकालेंगे तो इंसुलेटर बन जाएगा। उसके बाद है बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है ना, ये वाला, ये बाहर वाला ऑर्बिट, इसको बोलते हैं शेल, सॉरी, सबसे बाहर वाला जो शेल होता है इसको बोलते हैं वैलेंस शेल। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल कौन सा होता है? जो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिट से बाहर, यानी आखिरी जो ऑर्बिट होता है दैट इज कॉल्ड वैलेंस ऑर्बिट। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इस वैलेंस शेल के अलावा बाकी जितना भी ये हिस्सा है, जितना हिस्सा है ये ये सारा मिलके ये सारा मिलके एक कोर बनाता है, उसको बोलते हैं कोर। कोर क्या होती है? न्यूक्लियस प्लस कंप्लीटली फिल्ड और शेल्स। यानी न्यूक्लियस और कंप्लीटली फिल्ड शेल जो होते हैं वो मिलके जो एक हिस्सा बनाते हैं उसको बच्चों बोलते हैं कोर। कोर के बाहर होता है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन सा होता है? पार्शियली फील्ड। पार्शियली फील्ड की डेफिनेशन है, अगर उसमें आधे इलेक्ट्रॉन हो तो सेमीकंडक्टर, अगर आधे से कम हो तो वो कंडक्टर, और आधे से ज्यादा हो तो इंसुलेटर। यानी ये इस वक्त सेमीकंडक्टर है। इसमें से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालता जाऊं तो इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे ना, तो ये कंडक्टर बनता जाता है। अगर इसमें मैं और डालता जाऊं, जोड़े बनाता जाऊं, तो वो इंसुलेटर बनता जाएगा। और अगर कुछ ना कहूं तो वो सेमीकंडक्टर है। ओके बच्चों, उसके बाद है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या होता है? बेसिकली मैंने आपको समझाया कि ये वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो वैलेंस शेल के अंदर है, इनको मैं एनर्जी दूं तो न्यूक्लियस का इनके ऊपर कंट्रोल कम हो जाएगा। जब कंट्रोल कम होएगा तो ये यहाँ से आजाद हो जाएंगे। और आजाद होने का मतलब ये होता है कि इसके बाहर एक और शेल होता है जो नजर नहीं आता। इस ये जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल के बाहर एक और शेल होता है जो नजर नहीं आता। ये हाइपोथेटिकल शेल होता है, उसको बोलते हैं कंडक्शन शेल। कंडक्शन शेल वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, आजाद होते हैं, और वो करंट के फ्लो में इस्तेमाल होता है वो बैंड, यानी कंडक्टर्स में पाया जाता है। वो जो कंडक्शन बैंड होता है वो कंडक्टर्स में पाया जाता है और इंसुलेटर्स में नहीं पाया जाता। होता तो है लेकिन वो बहुत दूर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये वैलेंस शेल से ऊपर है कंडक्शन शेल। ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब इनको मैं एनर्जी दूंगा, यहां से निकालूंगा वैलेंस शेल से, तो वो बाकी किस में चले जाएगा? जंप लगा के कंडक्शन शेल के अंदर। और जब कंडक्शन शेल के अंदर चला जाता है तो न्यूक्लियस से वो आजाद हो जाता है। आजाद का मतलब ये है कि वो करंट के बहाव में इस्तेमाल होता है और कंडक्टर्स के अंदर वो पाया जाता है। ओके, अब यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो चार वैलेंस शेल के अंदर है, इनमें से किसी एक को मुझे निकालने के लिए, कंडक्शन शेल के अंदर ले जाने के लिए, कंडक्टर बनाने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। एनर्जी, मैं इसको एनर्जी दूंगा तो जब मैं सफिशिएंट एनर्जी दे दूंगा, सफिशिएंट एनर्जी से क्या मुराद है? हर दो शेल के दरमियान एक एनर्जी गैप होता है। अगर मैं इसको एनर्जी दे दूं इस गैप के बराबर, तो ये यहाँ से जंप लगा के इधर चला जाएगा। इसको एनर्जी दे दूं इस गैप के बराबर, तो ये यहाँ से जंप लगा के इधर चला जाएगा। इसको मैं एनर्जी दे दूं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के गैप के बराबर, तो ये जंप लगा के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ओके, जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को या इसको या इसको या इसको इतनी एनर्जी दे दूंगा तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ओके, उसके बाद ये जो है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो बच्चों इस प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन बेसिकली प्रोसेस क्या होता है कि वो कम से कम रिक्वायर्ड एनर्जी, जिससे आप क्या करें, वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, आजाद कर दें, फ्री कर दें, उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग वन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द वैलेंस बैंड इनटू द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आप
अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को आजाद करवाएंगे तो उसको बोलते हैं बच्चों फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं। फिर अगर आप और हीट अप करो और एनर्जी ट्रांसफर करो तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जंप लगा के बाहर जाएगा, दिस इज कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर अगर आप तीसरे को एनर्जी दे के बाहर निकालोगे, दिस इज कॉल्ड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। याद रखिएगा पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, इसलिए उसको कम एनर्जी चाहिए होती है, उसको वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू दी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होती, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं बाकी इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होता जाता है। तो ये एक प्रोसेस है बच्चों आयोनाइजेशन का, और ये जो मैंने आपको सारा आज इंट्रोडक्शन दिया। आज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक हमने कर लिया, आयनाइजेशन आयनाइजेशन तक हमने कर लिया। यहाँ मैं रोकना चाहता हूँ क्योंकि मेरे गेस्ट आए हुए हैं। बुक में आप लोगों को शेयर कर देता हूँ ये, और यानी इस बुक में से जो जो टॉपिक्स मैं कवर करूंगा वो आपने करने हैं, जो मिस हो जाएंगे वो नहीं करने। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा अब मैं सवाल का मेरे पास टाइम नहीं है, एग्जामिनर आए हुए हैं, बच्चों का एग्जाम लेते हैं।